हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आप सभी का ज्ञान तरंग में स्वागत है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीए का पेपर नंबर 23 और इसमें भी सुपर 10 क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि कॉन्सेप्ट वाइज और आपके रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो जरूर इन क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 23। चलिए, तो ये आपके सामने आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 3D का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन इन ए प्लेन, यानी एक कोई प्लेन है और उस प्लेन के अंदर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि लेट से ये कोई प्लेन है और उसके ऊपर उसके अंदर दो इंटरसेक्टिंग लाइन लाई कर रही है। ठीक है, ये L1 और L2 और ये प्लेन P1 है। एंड इक्वेशन ऑफ P2 की इक्वेशन गिवन है और हमें डिस्टेंस निकालनी है P1 एंड P2 के बीच में। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको P1 प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब याद करो, कुछ अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो इस दोनों लाइन को कंटेन करने वाली प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते थे। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कि यहाँ पे ये पार्ट, यानी आपको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखना है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यहाँ पे A1, B1 और C1, फिर A2, B2 और C2। अब मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है मैंने। जब आपको दो लाइन को कंटेंट करने वाला एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो तो सिंपली इसकी नॉर्मल तो कहाँ पे आएगी, नॉर्मल आएगी इसके दोनों लाइन की डायरेक्शन की क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तो ये A1, B1, C1 पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो है और ये सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। और यहाँ से एक पॉइंट से पास कर रही होगी तो वो पॉइंट, देखो इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट और L2 के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, इस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे जहां से प्लेन पास हो रहा होगा। तो मुझे यहाँ पे ये पॉइंट एक कोई भी लाइन से पॉइंट कंसिडर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे x माइनस x1 लिखूंगा। सिंपली क्या लिखूंगा, x माइनस x1 और x1 की जगह कितना है, 1 है। तो x माइनस 1, ये y माइनस 3 और z माइनस 4। इधर क्या आ जाएगा, 1 2 3 और इधर आ जाएगा आपका 2 3 1। बस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कि सही तो लिखा है मैंने और इसको जीरो को इक्वल रख के सॉल्व कर लेना है सिंपली। अगर आप चाहते तो ये सेकंड लाइन के वाले कोफिशिएंट भी ले सकते थे, x माइनस 1, y माइनस 3 और z माइनस 4। हालांकि आप देखोगे दोनों में सेम ही दे रखे हैं, यानी ये पॉइंट आपको कितना गिवन है जहां से लाइन पास हो रही है इंटरसेक्टिंग है, 1 3 और 4। लेकिन कई बार ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो भी आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो आप। तो x माइनस 1 और उसके साथ में कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 9 तो माइनस का 7, इधर से माइनस y माइनस 3 और यहाँ पे देखूंगा मैं तो 1 माइनस 6 तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर ये z माइनस 4 के साथ में कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो सबके साथ में माइनस तो है तो कॉमन आगे काट दो, ठीक है। और इधर से 5y माइनस 15 और इधर से z माइनस 4। तो क्या बन गया, 7x प्लस 5y प्लस z, 15 7 22 और 22 और ये 26 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में प्लेन सेकेंड की, ठीक है। अच्छा, प्लेन फर्स्ट की इक्वेशन हम यहाँ से निकाल दी थी, ये हमारा प्लेन फर्स्ट है, सॉरी। और ये प्लेन 2 आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 7x माइनस 5y प्लस z माइनस 6। ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल। और दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो और सिंपली होता है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख लेते हैं, राइट। तो इधर जब इसकी आप वैल्यू पुट करोगे तो d1 माइनस d2 कॉन्स्टेंट के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का है और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 1। तो कितना हो जाएगा आपका, जब आप सॉल्व करोगे तो 20, ये 50 और 75, तो इसको लिख देता हूँ 5√3, ठीक है। ऐसे कट जाएगा तो 4/√3 आ जाएगा। कोई गलती तो नहीं करी, 75 चेक कर लो एक बार, कोई गलती। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये माइनस कॉमन लगे काट दो आप, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 7 और ये माइनस कॉमन लिया है, ठीक है।
तो माइनस कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे कितना बचेगा, -5y, ठीक, और ये +15, तो से z-4 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, 7x - 5y + z, ये हो गया आपका 11 + 4 इक्वल टू 0। ये कौन सा प्लेन है, प्लेन फर्स्ट है। प्लेन सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 7x - 5y + z - 6 इक्वल टू 0। दोनों ही क्या है, पैरेलल प्लेन है, और पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको आता है। कैसे लिखते हैं, दोनों के कोसाइन का डिफरेंस लिखिए, तो माइनस, ठीक है, ये कोसाइन का डिफरेंस, और डिवाइड के अंदर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। जिसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 10 बाई ये 75 हो जाएगा, कितना 75, जिसको लिखते हैं 5√3। यहाँ से 2 टाइम कट जाएगा, तो आंसर आपके पास में आ गया 2/√3। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, जो आपको आगे भी याद रखना है अगर कोई और क्वेश्चन में लगे तो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये इस क्वेश्चन के साथ में दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे आपको k की वैल्यू दे रखी है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बोल रहे गया कि इस कितने रूट रखेगी, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें k अननोन है, और k की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, t पर, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन में गिवन है k। तो मुझे k की रेंज पहले फाइंड आउट करनी है। तो दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट तो क्या करेंगे इसका कि k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो बच्चों आपको पॉलिनोमियल की रेंज निकालने का तरीका पता ही होगा, बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप k की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, k t स्क्वायर, इधर से k t प्लस k इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। यहाँ से t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो k माइनस 1, फिर t तो k प्लस 1, और इधर कितना आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको सबको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, k प्लस 1 का स्क्वायर 4, एक k माइनस 1, और इधर से k माइनस 1 एक ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे फर्दर, एक इनइक्वालिटी बनेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2k और 4 आ गए तो प्लस का 8k, हाँ ये प्लस 1 माइनस का 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3k स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 10k और माइनस का 3, जिसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर माइनस कॉमन लेके काट देते हैं और उसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं फैक्टर भी कर रहा हूँ और कॉमन लेके काट दे रहा हूँ, दोनों बात आप समझने की कोशिश करेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी बदलनी है, और इसके फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ से 3k कॉमन आ रहा है और इधर से 1, तो 3k माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो k माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से मैं बहुत फाइनली कह पाऊंगा कि k की वैल्यू मेरी 1/3 से 3 के बीच में है। अब समझना, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना अच्छे से कि ये k मेरा 1/3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, और इसे k की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसके रूट यूनिक होंगे क्या होंगे। तो रूट की जब भी कंडीशन निकालनी हो, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप डेल्टा चेक कर लिया करो। तो डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1 और 4 आ गया, और इधर कितना आएगा 1 2 माइनस 3, और इधर आ जाएगा 6 5 एंड k। अब इसको आप सॉल्व कर लो एक्सपेंशन से, तो कितना आ जाएगा 2k प्लस 15 और प्लस ये आ जाएगा k प्लस 18 और इधर से 4, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 12। इसको देखेंगे तो ये 6k प्लस 45 प्लस k प्लस 18, और ये कितना हो गया माइनस का 7, तो माइनस का 28 हो जाएगा, राइट। अब आपको बस इतना सा सिंप्लीफाई करके मुझे बता दो कि आपका 7k 45 ये आ गया माइनस का 10 प्लस का 35, ठीक है। तो 7 कॉमन लेंगे तो k प्लस 5 आ रहा है।
अब बताओ इसे k की रेंज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे k की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में है, तो ये 7k + 5 ये कभी 0 तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि मेरा डेल्टा कभी 0 नहीं होने वाला है। अब डेल्टा 0 होने वाला नहीं है तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे नहीं। ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे नहीं, और टू सॉल्यूशन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, तो केवल यूनिक सॉल्यूशन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको डिटरमिनेंट की कंडीशन को के अकॉर्डिंग चेक करना था, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाइस, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको यहाँ से पता लगाना है कि इसकी इंटीग्रल वैल्यू, यानी ये पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको थोड़ा सोचना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम √2 की वैल्यू रखें अप्रोक्सीमेट और फिर उसकी पावर 6 निकालने जाए, कुछ आपको बाइनोमियल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर √2 + 1 और इसकी पावर 6 है, इसका मैं एक्सपेंशन करने जाऊँ तो कितना आएगा, 6c0 √2 की पावर 6, फिर 6c1 √2 की पावर 5। इस तरह से मैं इसको लिखते जाऊंगा और लास्ट में कितना आ जाएगा, √6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। राइट, सिमिलरली अगर मैं दूसरा टर्म देखता हूँ √2 - 1 की पावर 6, तो ये भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आइडेंटिकली, बस माइनस प्लस का फर्क होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस का फर्क होने वाला है। तो उस बात के अकॉर्डिंग अब बताओ लास्ट में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इन दोनों को ऐड कर देते हो, क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड। तो ऐड करने से क्या नतीजा होगा वो आपको अगले पल में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इनको ऐड करता हूँ √2 - 1, तो ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 टाइम ये जिसके साथ में और है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो 62 बचेगा, फिर 63 वाली टर्म कट जाएगी, 64 बच जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लिखोगे आप, तो 60 तो 1 होता है, √2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 3, फिर कौन सी टर्म आएगी, 62। अच्छा 62 कितना होता है आप कैलकुलेट करके बताओ तो 15, और √2 की पावर 4 ये 4 हो जाएगा। फिर कौन सी टर्म आएगी बताओ, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा तो यहाँ पे कौन सी टर्म आनी चाहिए आप बताओ, 64 और √2 की पावर 2। राइट, 64 भी 15 होता है और ये 2, लास्ट टर्म कितनी है 66, यानी जो 1 होती है। तो ये एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ये 1। अब इनको आप सॉल्व करो तो 2 की पावर 3 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 8 कितना हो गया 99। राइट है, तो ये हो गया 198। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि √2 + 1 की पावर 6 और √2 - 1 की पावर 6 इन दोनों की वैल्यू कितनी हो रही है 198। अब मुझे तो केवल इतना चाहिए था कि ये वाली वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा, तो आप इसको लिखोगे तो 198 माइनस √2 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। और अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, क्या करना है, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो 198 प्लस कुछ समथिंग पार्ट बन रहा है, प्लस 108 और कुछ प्लस में आ रहा होगा। क्या आ रहा है 108 और कुछ 198 सॉरी और कुछ प्लस में आ रहा होगा, तो 198। अच्छा इसमें से सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कि इसमें से कुछ माइनस करना है। तो अगर इसमें से कुछ माइनस करें तो 198 और कुछ पार्ट माइनस हो रहा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 197 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 197 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में ये लॉजिक था कि आपको जिसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसका आपको नियरेस्ट कितना वैल्यू हो सकता है वो पहले पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको √2 + 1 की पावर 6 के साथ में √2 - 1 की पावर 6 का आइडिया लेके चलना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास में cos x माइनस sin x इक्वल टू कितना है, माइनस का 5/4 है। राइट, और x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है मेरा 5/2 से
3π/4 के बीच में। अब आप देखो कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको कॉट ऑफ x/2 फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे x/2 का इंटरवल ढूंढना पड़ेगा। तो x/2 का इंटरवल ये 3π/8 और इधर से π/4। ये कौन सा इंटरवल है? फर्स्ट, सॉरी कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। तो यहाँ से आपको ये चेक करने में निकालना है कि जो क्वाड की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। सीधी सी बात है, क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आने का मतलब तो ये होता है कि आपकी ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव है। अब होंगे तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। अब एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे वो समझ लो। यहाँ से आप कॉस में हो और आपको कॉट में जाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कॉस और साइन का एक ऐसा रिलेशन याद करने की कोशिश करो जिसके अंदर टेन आता है। तो आपको हाफ एंगल के फॉर्म में ये रिजल्ट याद आना चाहिए, 1 - tan² x/2 और 1 + tan² x/2, और इसको लिखेंगे तो 2 tan। ये रिजल्ट आ गया। तो इससे क्या होगा, मेरे दोनों एक ही टर्म में आ गए। अब कैलकुलेशन के अंदर बार बार tan x/2 नहीं लिखना पड़े, इसलिए t एज्यूम कर लेते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 - t² - 2t, राइट। नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 1 + t², जिसको मैं सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना tan क्या है, यहाँ पे t क्या है? tan x/2 है, राइट। एक बार आप सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? -4t² आएगा, इधर से -5, तो t², ये -8t। अच्छा कांस्टेंट पार्ट कितना आएगा? यहाँ से +4 आएगा, इधर से -5, तो 9, ऐसा हो जाएगा, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अब याद करके बताओ आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ से मुझे मिलेगी tan की वैल्यू, और फिर मैं उसको उल्टा कर दूंगा तो काम चल जाएगा। तो t की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 8 ± ये होगा आपका 64 और 36/2। 8 ± 64 में से 36 किया तो 14 और 14 28, तो 2√7/2। तो यहाँ से आपके पास में आ गया 4 ±√7। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से, ड्यू टू सेकेंड क्वाड्रेंट आपके tan की वैल्यू क्या होनी चाहिए? tan x/2। मैं tan x/2 की वैल्यू लिखूंगा तो क्या होनी चाहिए? ये नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो 4 - √7 या 4 + √7 में से कौन सी वाली वैल्यू आप कंसिडर करोगे? क्या बताओ कौन सी वाली वैल्यू कंसिडर करोगे? क्योंकि आपको फाइनल तो क्या चाहिए? tan की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तक आ गए हम। तो एक काम करते हैं, ऐसे कॉट की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। कॉट की वैल्यू लिखेंगे तो उसको उल्टा करके लिख दो। तो 1 - 4√7, तो 4 + √7 और 4 इधर से √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 + √7 इधर कितना आएगा? 16 - 7 9, तो 4 + √7/9, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ गलती तो नहीं करी, हाँ। तो अच्छा मैंने शुरुआत में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही है, राइट। 4 + √7/9 हो जाएगा, ओके। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें कि आपका आंसर क्या है इसमें, डी। और भी कुछ अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो चेक कर लेना। अच्छा 4, एक बार ये अगर मैं इससे लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 4 मेरा, हाँ इधर से आ जाएगा 4 + √7, तो tan की वैल्यू, तो उसको अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो एक मिनट। अच्छा ये π/4 से, हाँ तो ये 1 से तो वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये लेनी पड़ेगी आपको। π/4 से लेके 3π/8 तक है। π/8 आपका कितना होता है? 22 यानी 60, 45 से 60 डिग्री के बीच में आ रहा है, 66। तो ये वाली वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, इसका थोड़ा सा आइडिया रखना है, राइट। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये तो काफी बड़ी वैल्यू है जो कि 60 से तो आगे जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली वैल्यू सिलेक्ट
करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पिछले वाले से आप तो बिल्कुल साइड में आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो मैं एक बार ये ट्रायंगल आपके सामने बना लेता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी लॉजिकल है, पी क्यू आर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, इसमें इंटरनल बाइसेक्टर है जो क्यू से जा रही है, ये बाइसेक्टर हो गया। तो इसका इक्वेशन कितना दे रखा है, y इक्वल टू एक्स। चलिए अब इक्वेशन ऑफ पी आर इन इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है 3,2। ओके, और क्या गिवन है, इफ द कोऑर्डिनेट, अच्छा ये है आपका पी क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू 1/2। यानी पी क्यू अगर ये 1 है तो ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए, रेशियो वाइज। ठीक है, ये रेशियो वाइज, तो रेशियो समझना। ठीक है, ये आपका रेशियो 2 है और ये कितना रेशियो है, नहीं तो ऐसी डिस्टेंस आप मान लोगे, वो गलत है मानना। ठीक है, अब आपको ये तो याद होना चाहिए इंटरनल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर ये मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूँ ए बी सी, ठीक है, अगर ये बी साइड है और ये सी साइड है और इसको डी पॉइंट बोलते हैं, तो बी डी एंड डी सी का जो रेशियो होता है वो सी रेशियो बी होता है। ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है और ये पॉइंट है और इस पॉइंट का मुझे अगर रिफ्लेक्शन देखना है, इस पॉइंट का, ये बाइसेक्टर है और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ इसी के अंदर समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, डायग्राम में कलर चेंज कर रहा हूँ। तो इस बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, जैसे ये रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा आपका, यानी इस बी पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो ए सी साइड के ऊपर आएगा। ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, इंटरनल बाइसेक्टर अगर एडी है तो बी पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा इमेज वो ए सी साइड के ऊपर ही आता है, इसको बी डैश बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन ही होती है, ये आपका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास में जो भी ये पॉइंट बन के आएंगे वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इस जगह से ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो आप खुद समझने की कोशिश करो, ये डी पॉइंट से अगर बी इस साइड है तो उसका सिमिलर इस साइड में कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो बी का यहाँ पे रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो अब मुझे बताओ इस पी पॉइंट का इस लाइन एंगल बाइसेक्टर के अलोंग रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, इस, हाँ इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पी डैश लिख रहा हूँ। कुछ समझ में आया कि दिक्कत है, बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स के अलोंग अगर कभी आप रिफ्लेक्शन लेते हो तो वहां पे x और y की कोऑर्डिनेट बदल दो। ठीक है, तो पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2,3 आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2,3। चलिए, अगर पी डैश की वैल्यू मुझे 2,3 मिल चुकी है, यहाँ पे ध्यान रखना मैं थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अच्छा क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, लेट से इसका नाम मैंने डी दे दिया, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, क्या निकाल सकते हैं। तो बच्चे कहेंगे सर डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं यही पे लिख रहा हूँ, अब मुझे समझ के बताओ, जब ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे पी आर और एंगल बाइसेक्टर को, तो y इक्वल टू एक्स यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,1 साइड, देख लो y 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू 2, तो 1,1, तो डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट 1,1 आ गई। अच्छा, अब आपको फाइनली क्या करना है, क्यू कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको अब आर पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर आर आ जाता है तो आप क्यू आर की इक्वेशन लिखो और उसको बाइसेक्टर के साथ सॉल्व कर दो तो क्यू पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो एक तरह से बात करें तो क्वेश्चन तो काफी लेंथी था, बट एग्जाम में बच्चों को ऐसे क्वेश्चन की हिम्मत भी होनी चाहिए सॉल्व करने की। चलिए, ये तो पता है, ये वाला रेशियो यहाँ पहुंच जाएगा और ये रेशियो यहाँ आ जाएगा। मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये मेरा पी पॉइंट है, यहाँ पे डी और ये पॉइंट कितना है, आर है। लेट से आर एल्फा बीटा है, पी पॉइंट आपका 1,1 है और ये डी पॉइंट और ये 3,2 है और ये रेशियो कितना है, 1:2 है।
तो जब आप सॉल्व करते हो तो ये इसके साथ जाता है और ये इस साइड जाएगा, तो कितना आएगा, एल्फा प्लस 6/3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ एल्फा की वैल्यू -3 आ गई, राइट। ऐसे लिखेंगे तो बीटा प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी, राइट। अब एल्फा बीटा आ गई, यानी आर पॉइंट क्या हो गया आपका, -3, -1। अच्छा, पी डैश पॉइंट इसी लाइन के ऊपर ही है, तो पी डैश और आर की इक्वेशन है, पी डैश आर का इक्वेशन ऑफ पी डैश आर कैसे लिखेंगे बताओ तो ये हो जाएगा y माइनस, मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये पॉइंट आ चुका है मेरे से, तो y-3 स्लोप निकालो इन दोनों पॉइंट से, स्लोप किससे, पी डैश और आर से, तो स्लोप कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5 और x -2। अच्छा, मुझे क्या करना है, क्यू पॉइंट निकालना है, तो क्यू पॉइंट कैसे मिलेगा, इस पी आर को y = x के साथ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे y की जगह x रख दो, तो y की जगह x रख के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 15 इक्वल टू 4x - 8, तो यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और x 7 है तो y भी कितना हो जाएगा 7, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गए होंगे। क्या कॉन्सेप्ट था कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन सामने वाली साइड के ऊपर ही मिलता है, ठीक है। बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ए सी साइड पे मिलेगा, ऐसे सी पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो ए बी साइड पे मिलेगा, ठीक है, क्यों, ये ए डी बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा ये रेशियो सेम होता है, ये जो साइड का रेशियो होता है उसी रेशियो में एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को डिवाइड करती है, राइट। तो ये पॉइंट अगर आपको अब समझ में आ गया हो तो अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, लेट द लाइन L1 एंड L2 बी नॉर्मल टू y² = 4x। इन L1 L2 क्या है, y² = 4x की नॉर्मल है, एंड टेंजेंट टू x² = -12y, वे L1 L2 नॉट x एक्सिस, जो x एक्सिस नहीं है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द स्लोप, L1 L2 के स्लोप का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैं लैंग्वेज को आपके लिए सिंपल कर लेता हूँ कि L1 L2 क्या है, एक लाइन है जो फर्स्ट पैराबोला की नॉर्मल है और वो सेकंड पैराबोला की क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है, यानी नॉर्मल ऑफ दिस पैराबोला इज टेंजेंट ऑफ सेकंड पैराबोला। तो आप बताओ इसका जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे y = mx - 2am, a की वैल्यू 1 है तो -2m और am³ तो माइनस का m³ हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, माइनस का m³। ये आपको समझ में आ गया, ये नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी, नॉर्मल ऑफ दिस पैराबोला, राइट। अब वो क्या है, सेकंड पैराबोला की टेंजेंट है, विच इज टेंजेंट फॉर सेकंड पैराबोला। कौन सा पैराबोला, x² = -12y। तो आप क्या करो, जहां पे आपको y दिख रहा है उसकी जगह y को रिप्लेस कर दो, तो mx - 2m और m³, राइट। अब उसको पूरे को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो x² + 12mx - 24m और 12m³ = 0। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब अगर ये टेंजेंट की कंडीशन दे रहा है तो d 0 होगा, ये टेंजेंसी की कंडीशन मैंने लगा दी, तो d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो d की वैल्यू निकालेंगे क्या है, b² यानी 144m² = 4a and c, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, 36। अब देखो 36m² + 24m और 12m³ = 0। यहाँ से आपके कॉमन क्या आ रहा है बताओ मुझे, तो आप बताओगे तो 12m कॉमन आ रहा है, तो कितना होगा, m² + 3m और +2 = 0, तो m की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो -1m -2 आ जाएगी। अब ये m की वैल्यू आ गई है जिसमें से ये रिजेक्ट हो गई, क्योंकि m = 0 का मतलब
यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी नॉर्मल की y इक्वल टू 0, जो कि x एक्सिस होती है, और ये मना कर रहा है, x एक्सिस का मना कर रहा है। तो आपके पास में जो ये दो लाइन बनेगी, ठीक है, एक लाइन बनेगी L1 और एक लाइन बनेगी L2। इसका स्लोप -1 है और इसका स्लोप -2 है। तो डिफरेंस कितना हो गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे दो लाइन कहने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि m की वैल्यू में 2 मिलने वाली थी फाइनली जाके, जो कि x एक्सिस के अलावा नॉर्मल या टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। ये आपका फिर से 3D का क्वेश्चन है और इस पेपर के अंदर ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डाल दिए थे, तो इसलिए ये पेपर थोड़ा सा लेवल अच्छा बन गया उसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एल एम एन टू लाइन आर कनेक्टेड बाय रिलेशन। तो एल प्लस एम एक दे रखा है और एल एम इक्वल टू 0 एक रिलेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा ये तो आप जानते हो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इन बेसिकली मेरे पास में 3 कंडीशन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। 3 इक्वेशन 3 इन वन सॉल्व करना आता है, बस इसी से आपको वैल्यू मिल जानी है। तो मैं पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इससे केस बनाओ। क्या केस बन सकते हैं, एल 0 हो सकता है या एम 0 हो सकता है। ठीक है, अगर एल 0 है तो एल 0 यहाँ रखते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, एम प्लस एन इक्वल टू 0 एंड एम की वैल्यू माइनस एन आ जाएगी। राइट, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एन आ जाएगी। अच्छा मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आपको अगर डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो भी काम चल जाएगा और डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल वैल्यू मिल जाए तो भी काम चल जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली निकाल के बता दो। तो अब इस थर्ड इक्वेशन को यूज करिए, इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। तो देखो एल की जगह 0, तो 0 हो गया। एम और एन इक्वल है, तो मैं एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +√2। अब एक काम करो, केवल पॉजिटिव पे ध्यान दो, ओनली पॉजिटिव। तो आपका एल एम और एन, एल तो कितना है 0, एम की वैल्यू 1/√2 है, तो एन कितना होना चाहिए, माइनस का 1/√2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, माइनस का 1/√2 होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे को आंसर मिला है। अब m की वैल्यू अगर 0 रखें, क्या करें, m की वैल्यू 0 रखें, तो आपका क्या होगा, l प्लस एन इक्वल टू 0, एल इक्वल टू माइनस एन। अब इस इक्वेशन के अंदर जाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस 0 प्लस एल स्क्वायर, एन की जगह माइनस एल डाल दिया, इक्वल टू 1। तो एल की वैल्यू फिर से +√2 आ जाएगी। तो मुझे बताओ एल एम और एन मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, अगर ये 1/√2 है, ये 0 है, तो ये कितना होगा, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। समझ गए। तो ये आपका एक डायरेक्शन रेशियो होगा एक लाइन का और ये डायरेक्शन रेशियो हो गए सेकेंड लाइन के। अब मुझे दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो cos थीटा लिखेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। 0 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 0 माइनस 1/2, और नीचे तो कितना आएगा, 1 1 आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन देंगे तो ये 1/2। तो बेसिकली थीटा कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ गई, ये एंगल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, π/3 कैसे बन गया। ठीक है, तो बस इसमें यही लॉजिक था। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला गया, द फंक्शन x³ - ax हैज ए लोकल मिनिमा एट x = k where k is greater than 2, तो मिनिमम पॉसिबल वे। अच्छा इसका मिनिमा कहाँ पे है, आपको फंक्शन गिवन है x³ - ax। अच्छा अब मुझे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने हैं, तो पहले तो डिफरेंशिएट करके करिए और इसको 0 करिए और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो a/√3 आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया देता हूँ, जब भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो ऐसा ग्राफ तो होगा और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x³ का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो -∞ से होते हुए पॉजिटिव इनफाइनाइट जाने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप के ग्राफ में फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आपका मैक्सिमा आता है, ठीक है, देन मिनिमा आता है, ऑर्डर वाइज। ठीक है, तो आप बताओ
x इक्वल टू मेरे पास में दो वैल्यू आएगी, एक a/√3 और एक पॉजिटिव a/√3। तो इस जगह पे क्या आएगा, मेरा मैक्सिमम आएगा, ध्यान से सुनो, और इस जगह पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। समझिए। अब बोला है कि x इक्वल टू k, तो बताओ ये k की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, ये k की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, समझिए। अब k की कंडीशन क्या दे रखी है, k ग्रेटर देन 2, ऐसा गिवन है आपको, तो k की जगह इस वैल्यू को चिपका देंगे, ठीक है। तो आपका a क्या हो गया, ठीक है। यहाँ से हाँ थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है बच्चों, इसमें इस करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये पूरे पे अंडर रूट है, राइट राइट, ठीक है। तो यहाँ से आपका a की वैल्यू चाहिए थी, तो कितना हो गया 2√3, तो ये 12 से ज्यादा आएगा। अब 12 से ज्यादा है, यहाँ पे ऑप्शन केवल एक ही नजर आ रहा है, तो ये आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर ये ग्राफिकली आपको अप्रोच नहीं पता लगता है तो आप डिफरेंशिएट करिए और फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगा सकते थे कि मैक्सिमा किस जगह आएगा और मिनिमा कहाँ पे आएगा, राइट। तो होपफुली ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या देखा है, लेट टू सर्कल हैविंग रेडियस r1 एंड r2, दो सर्कल है, ये दो सर्कल बना दिए मैंने, जिनकी रेडियस कितनी है r1 है r2 है, ठीक है। दो सर्कल है जिनकी रेडियस r1 है r2 है, और वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट करते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, C1 एंड C2। यहाँ पे ये r1 है और ये r2 है। अच्छा बताओ, अगर ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। आप पाइथागोरस से भी देख सकते थे, राइट। अच्छा अब आगे क्या बताए, लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अच्छा कॉमन कोड यहाँ पे बनेगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इसको ऑब्जर्व कर सकें। हाँ यहाँ पे इसी जगह पे ऐसी कॉमन कोड बन जाएगी, बनेगी। अच्छा इसको मैं m मान लिया, ये p है, ये q है, लेट p q कितना है, l है, लेट, तो पी एम कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी एम इक्वल टू l/2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है कि हाँ इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज, हाँ यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन कोड l इज k टाइम स्क्वायर रूट k टाइम स्क्वायर रूट ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई, यानी रेडियाई के स्क्वायर का हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, अगर ए बी वैल्यू है तो ए 2ab, और ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, ए की जगह तो आर स्क्वायर समझना है और बी की जगह r1 स्क्वायर ए की जगह और r2 स्क्वायर बी की जगह। तो बताओ मुझे यहाँ पे ये तो लिखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है स्क्वायर्स ऑफ रेडियाई, तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पार्ट देखोगे तो कितना होगा, k√2, ठीक है, और ये r1/r2 अपॉन r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये फर्स्ट रिलेशन मैं मान लेता हूँ, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब समझो कि k की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एक और रिलेशन यहाँ से स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप सोचिए, कि आपके पास में जो रिलेशन r1 और r2 का है, तो ऐसा एक रिलेशन मैं और लिख सकता हूँ, और वो है एरिया की मदद से। कैसे लिख सकता हूँ, एरिया देखो, आपको ट्रायंगल PCC1C2 का एरिया बोलना है, PCC1C2 का। तो देखो ये दोनों साइड परपेंडिकुलर है और उसके बीच में 90 एंगल है, तो आपको पता है एरिया लिखते समय क्या करते हैं, साइड का प्रोडक्ट और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल का साइन ले लेते हैं। तो कितना आ गया, r1r2/2, समझिए। अच्छा एक और तरीके से एरिया ले सकते हैं, और वो लिख सकते हैं हाफ C1C2 इंटू PM, लिख सकते हैं क्या, आपको भी सर लिख तो सकते हैं बिल्कुल। तो हाफ C1C2 कितना है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, और PM कितना है, ये है l/2। अब ये भी एरिया था और ये भी एरिया, तो इसको यहाँ पे कंपेयर करिए,
2 से 2 गया। अब मैं यहाँ से अच्छे से देख पा रहा हूँ कि R1/R2 और नीचे R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, ये आपका कितना बन गया, L/2 बना नहीं बना? ये सेकेंड रिलेशन मान लेते हैं। अब सेकेंड रिलेशन और फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू बताओ मुझे। ये जो गोला बना दिया है सेकेंड रिलेशन से देखेंगे तो ये L/2 है। कितना है? ये L/2 है। तो मैं यहाँ पे L/2 पुट कर लेता हूँ। तो L से L कट गया और √2 से इधर √2 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? √2 आ गई। अब बताओ k की पावर 4 कितना होगा? k की पावर 4 लिखेंगे तो √2 की पावर 4 जो कि 4 होता है। √2 की पावर 4, इसका मतलब ये 4 हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था, आपको समझा दिया कंप्लीटली मैंने। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो होपफुली अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन का मेथड भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं। इस क्वेश्चन का एरिया लिखना है। बताइए एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये कुछ भयानक सा फंक्शन दे रखा है आपको। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं तो 0 से π/2 cos 2x, फिर cos 4x, cos 8x और cos 16x और dx। अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारे मेथड हैं। एक तो तरीका है कि आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर ये जीपी में आ जाए तो। किसी को याद है? मैं थोड़ा सा देखो, हमारा यहाँ पे टारगेट सारे कॉन्सेप्ट समझने का है। तो इस सबका समेशन क्या होता है? यहाँ पे ये होता है sin 2 की पावर n a रे sin। किसी को याद है क्या? होता ही नहीं होता ऐसा फॉर्मूला? चलिए तो अगर ये याद है तो बताओ मुझे n कितना है यहाँ पे। तो आप कहो कि n तो सर 4 है। n कितना है? 4 है। a कितना है? 2x है। तो 2 की पावर 4 इंटू 2x और नीचे कितना रखेंगे? ये हो गया आपका 2 की पावर 4 और ये हो गया आपका sin a। sin a का मतलब sin 2x। ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ पे कि क्या बन सकता है। ये हो गया आपका 32x और इधर से कितना आएगा? sin 2x और ये 16। ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ये क्या कैसा फंक्शन बन सकता है। तो अगर आपको यहाँ से लिखना है तो 1/16 तो बाहर ले लो और sin 32x अपॉन sin 2x और इधर dx है 0 से π/2। अब क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा चैलेंज है। यहाँ तक तो बच्चे सोच सकते थे, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। अब एक काम करो, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो। प्रॉपर्टी 4 कौन सी होती है जानते हो? अगर मैं 1/6 ये 0 से π/2 और ये sin 32 इधर से 32 π-x और sin 2 π-x लगाता हूँ तो कितना बनेगा? sin 0 से π/2। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई माइनस एक्स, ये साइन आ गया, ठीक है। और नीचे साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा? π/2 तो है, तो पाई माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 32x और dx। अब ये 16 है, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए माइनस बाहर नहीं आएगा। तो मैं माइनस ऑफ 0 से π/2 साइन 32x अपॉन साइन 2x dx लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से मैं अगर दोनों को ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इतना करने की जरूरत क्या थी, ये भी प्रॉपर्टी चेक कर लेते। अगर ये भी प्रॉपर्टी चेक कर लेते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता और ये भी आंसर आ जाता। देखो अगर यही से P4 लगा दे तो भी आपको आंसर में माइनस बार दिख जाता, ठीक है ना। आप खुद ट्राई करना और ये माइनस बार दिख जाएगा आपको एग्जैक्टली, क्योंकि ये साइन यहाँ से लिखोगे तो कितना बनेगा? पाई माइनस 2x नेगेटिव है, इधर बनेगा 2 पाई माइनस 2x, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव
यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये कितना बनेगा 4 पाई माइनस 2x, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये 16 ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, इस वजह से क्या आएगा -12 आ जाता है, राइट। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। ओके, तो इसको अगर आप समझ जाओगे देन मूव टू दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक वेक्टर के फॉर्म में रिलेशन है, और फाइनली मुझे वैल्यू निकालनी है x² प्लस y² की, राइट। तो मेरा आपको सबको एक एडवाइस है कि जब भी ट्रिपल प्रोडक्ट दे दिया जाए तो पहले इसको ओपन कर लो। तो मैं इस रिलेशन को लिखने की कोशिश करता हूँ। तो कितना बनेगा, देखो ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे तो पहले इनके बीच में डॉट लगता है, तो p डॉट p कैप डॉट p कैप और ये q वेक्टर माइनस, फिर इन दोनों के बीच में डॉट जाएगा, तो q वेक्टर डॉट p कैप इंटू p कैप प्लस p कैप q वेक्टर और यहाँ से q वेक्टर इक्वल टू x² प्लस y²। जैसी कंडीशन है राइट साइड वाली, तो उसको तो एज इट इज लिख दो, 40 माइनस 4x माइनस 6y और ये p कैप। अब देखो जब कभी भी ऐसी इक्वेशन बनती है तो वहां पे कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। पहले बताओ ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये तो 1 हो जाएगा, कितना होगा, ये तो 1 है, समझिए। तो ये 1 इंटू क्यू वेक्टर है, तो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे किसके, वेक्टर के। तो यहाँ पे आपको पी कैप के कोफिशिएंट, पहले क्यू वेक्टर के कोफिशिएंट लेते हैं। क्यू वेक्टर के कोफिशिएंट क्या होंगे, तो लेफ्ट साइड से मैं देख पा रहा हूँ 1 है क्यू वेक्टर के कोफिशिएंट, ठीक है। क्या है, यहाँ से ये 1 है, और कहाँ है, ये रहा 1 प्लस पी कैप और क्यू वेक्टर, ये तो लेफ्ट साइड से हो गए। राइट साइड से कितना है, x² प्लस y², ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अच्छा, p वेक्टर p कैप के कोफिशिएंट, p कैप के कोफिशिएंट कितने, यहाँ से देखोगे तो q वेक्टर और p कैप, यहाँ पे कोई है नहीं, राइट साइड से देखेंगे तो कितना है 40 माइनस 4x माइनस 6y। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करना है और फाइनली x² y² निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अगर ऐड करें तो ये गए कितना गया 1 इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 40 माइनस 4x माइनस 6y। अब यहाँ से क्या करें, एक इक्वेशन है और दो अननोन है, तो एक आइडिया लो और परफेक्ट स्क्वायर की तरफ जाने की कोशिश करोगे। तो x माइनस 2 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, और प्लस 4 ऐसे लिखेंगे तो y माइनस 3 का स्क्वायर, और इस तरह से ये ऐसा बन जाएगा। आप एक बार चेक करो। अब बताओ आपको कभी ऐसा दिखा मिल जाए a² प्लस b² इक्वल टू 0, तो इसका केवल और केवल एक ही मीनिंग होता है, a भी 0 होना चाहिए और b भी 0 होना चाहिए, और दोनों एक साथ होने चाहिए। तो यहाँ पे a की जगह x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को भी 0 होना पड़ेगा और y माइनस 3 को भी 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर है, राइट। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। तो x² प्लस y² तो आप काउंटिंग करके बता ही दोगे कि कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, राइट। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इक्वेशन ऑफ साइड BC इज, देखो ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। भले ही जेई मेंस लेवल पे थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराए नहीं, कोशिश करें, कई बार आपके नॉलेज के लिए वो जरूरी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ABC BC किस लाइन के ऊपर है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये लाइन मैंने बना दी x प्लस वाई इक्वल टू 2, समझिए। अच्छा, और ये ओरिजिन वाला पॉइंट सेंट्रोइड बोला गया ट्रायंगल ABC का। अच्छा, यहाँ पे BC इस साइड लाइन के ऊपर लेने पॉइंट, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में लेने, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। एंटी क्लॉकवाइज देखो इस लाइन के ऊपर B एंड C आएंगे, तो लेट से मैंने B यहाँ ले लिया
और सी यहाँ ले लिया और ए यहाँ रख लिया, तो ए बी सी आपके क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ए बी सी क्या हो जाएंगे? क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो मुझे बी नीचे रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बी कहीं नीचे साइड में रखना पड़ेगा और सी कहीं यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा एक ट्रायंगल जनरेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे बताओ? इतनी बात आपकी समझ में आ गई? जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो डायग्राम बनाना है वो ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली हमको जाने की जरूरत नहीं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वही मीडियन होती है, सॉरी जो मीडियन होती है वही क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर होती है, वही परपेंडिकुलर होती है। तो ए से ये सामने जगह परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कहाँ जाके मिलेगा? वो मिलेगा या वो सेंट्रोइड से होकर पास हो रहा होगा, तो वो ये सी लाइन निकल के जा रही होगी और ये परपेंडिकुलर भी होगी। अब बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए? ओरिजिन से जा रही है और परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? -1 है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 का स्लोप कितना है? -1 है। तो सीधी सी बात है इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? 1। और ओरिजिन से लाइन जा रही है तो ये वाई इक्वल टू एक्स होगी। तो ये पॉइंट मुझे पता लग गया, ये मिडिल पॉइंट में लिखना चाहूँ तो कितना आएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये 1,1 आ जाएगा। कितना आ गया? ये पॉइंट 1,1 आ गया, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे तो ए सी की इक्वेशन लिखनी है। तो ए सी की इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है, ए सी की इक्वेशन लिखने के लिए आपको ए का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और ए सी का स्लोप पता होना चाहिए। तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेट तक जाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये सेंट्रोइड क्या करता है? 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। और ये ओरिजिन सेंट्रोइड पे जिसका ये ऊपर वाला पॉइंट, सॉरी एक बार, हाँ, ये नीचे वाला पॉइंट m1,1 है। तो आप कॉमन सेंस से बताओ ये आपका -2, -2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इतना समझ में आ गया? अगर ये समझ में नहीं आया तो आप वही सेक्शन फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे। तो बी पॉइंट तो आ गया, कितना आ गया? -2 और +2 आ गया, राइट। अब आपको स्लोप के बारे में सोचना है, तो मैं स्लोप का ऐसे बताऊंगा। ये वाला एंगल बताओ कितना का है? तो आपको भी 135 का है। तो ये एंगल कितने का है? ये अंदर वाला एंगल, ये वाला, ये 45 का बनेगा, ठीक है, 45। इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से ये 60 का बनेगा। ये 45 है। ये ट्रायंगल देख रहे हो? ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए और ये एंगल बताने की कोशिश करो और आप बताओगे तो 75 ही बताना पड़ेगा। कितना बताना पड़ेगा? 75। अच्छा 75 अगर ये एंगल है तो AC का एंगल भी कितना होगा? MAC कितना होगा? 1075 होगा। कितना होगा? 1075। और ये वाली वैल्यू याद रखनी होती है, 2 + √3 होती है। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट पता ही है, तो लाइन का इक्वेशन कितना होगा? y 2 + √3 और x माइनस और माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। आगे सिंप्लीफाई करना नहीं करा, ऑप्शन देख लो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे बी ऑप्शन सही नजर आ रहा है, राइट। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगे कि आपका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर तो सेंट्रोइड से लाइन पास होती है, मीडियन, वही सामने जाके परपेंडिकुलर बन जाती है। तो मुझे इक्वेशन लिखने से यहाँ पे एम पॉइंट मिल जाएगा। एम पॉइंट मिल गया तो ए पॉइंट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। अब एंगल के लिए आपको स्लोप की और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत ही लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है। क्या? एक फेयर डाई इज थ्रोन एन टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज गेटिंग नंबर ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर इज 5। यानी हमें जो नंबर मिलता है वो हमेशा पिछले वाले से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? एन टाइम डाइज को थ्रो कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको दो लिखने होते हैं, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे भाई? एक बार आप डालोगे तो 6, दूसरी बार टॉस करोगे तो 6, तीसरी बार टॉस करोगे 6, और ऐसे एन टाइम। कितना होगा? एन टाइम। तो कितना हो जाएगा? 6 की पावर n हो जाएगा। तो टोटल आउटकम हो जाएंगे आपके 6 की पावर n हो जाएंगे, ठीक है। अब आप जब डाइस को टॉस करोगे आपके पास में पहली डाइस से कुछ नंबर मिलेगा, दूसरी डाइस से कुछ नंबर मिलेगा, तीसरी डाइस से कुछ नंबर मिलेगा। आपने n डाइस टॉस किए तो आपको n आउटकम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टोटल आउटकम 6 की पावर n हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम कितने मिलेंगे? n आउटकम। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि मेरा आउटपुट ये आउटकम ऐसे होना चाहिए कि पिछले वाले से ज्यादा होना चाहिए। पिछले वाले से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए।
तो इस बात को ऐसे समझो कि लेट से मैंने डाइस को 3 टाइम टॉस किया है, समझना ध्यान से, डाइस को 3 टाइम से टॉस किया है, ठीक है, और 3 टाइम टॉस किया और उसके पास में मेरे पास में कोई नंबर लेट से आ गए, ठीक है, 1 4 और 5 नंबर आ गए, 1 4 5 आ गई। तो बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं कि एक डाइस को 3 बार टॉस किया होगा और उसमें से मुझे नंबर मिले तो 1 4 और 5 मिलने चाहिए। अब ये देख पा रहे होंगे ये वाला नंबर इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। अब कोई कहेगा सर ऐसा तो मिल सकता है 154, तो ये वाला ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो ऑप्शन, तो उसको अपन एक बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं कि आप एन में से आप कितनी बार डाइस को टॉस कर रहे हो, एन टाइम डाइस को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपके आउटकम किस में से आएंगे, 1 से लेके 6 में से कोई कोई आएंगे, 1 से 6 में से कोई कोई एक आउटकम आएगा। तो आपको क्या करना है, 6 जो पॉसिबल है, जो जहां से आपको आउटकम मिलेगा उसमें से एन आउटकम सेलेक्ट करो, ठीक है, 6 में से एन आउटकम सेलेक्ट करो, बस उनको अरेंज मत करो। अगर अरेंज कर दिया ना तो फिर क्या होगा, आपका जो ऑर्डर वाला है वो तरीका गलत हो जाएगा। तो आपने जो 6 डिजिट होते हैं डाइस के ऊपर उनमें से कोई भी 3 डिजिट, सॉरी एन डिजिट सेलेक्ट कर ली, 6 में से कोई भी एन डिजिट सेलेक्ट कर ली और उन एन डिजिट को अरेंज मत करो, बस केवल सेलेक्ट कर लो। तो सेलेक्ट करने के बाद में लेट से आपके पास में, मैंने एग्जांपल की तरह समझाया कि 1 4 5 आ गए, तो 1 4 5 आ गए तो बस यही चाहिए। मैं यहाँ पे 1 5 4 का केस नहीं सोचूंगा। तो ये एक ही तरीके से होता है कि केवल सिलेक्शन की बात की जाए। तो 6C एन तरीके से हमें फेवरेबल आउटकम देख सकता हूँ, ठीक है, फेवरेबल आउटकम। ये आपको समझ में आया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन वगैरह आपको कई जगह देखने को मिलते होंगे, जैसे कोई आपका कोई प्रोग्राम है जिसमें ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं देखा होगा कि 10 कोई गेस्ट हैं और उसमें से 3 गेस्ट ऐसे हैं जिनमें ए को बी से जस्ट पहले स्पीच देना है और बी को सी से पहले स्पीच देना है, इनके बीच में गैप हो सकता है। तो आप पर्टिकुलरली क्या करते थे कि ये जो 10 पोजीशन है उनमें से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लेते थे। क्या करते थे, 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लेते थे और उनके बाद में उन गेस्ट को उन जगह पे स्पीच दिलवा देते थे और उनको अरेंज नहीं करते थे। तो उससे क्या होता था, ए हमेशा आगे रहता था बी से और बी हमेशा आगे रहता था सी से। तो सिमिलर यही केस है यहाँ पे, आपके पास में 6 पॉसिबल पोजीशन है जो डिजिट की, उनमें से एन डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 6C एन तरीके से हो जाएगी, बस उसको अरेंज मत करो तो ये फेवरेबल हो जाएंगे। तो 6C एन अपॉन 6 की पावर एन, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 5/54, ठीक है। अब आप इसमें ऑप्शन चेक करके एन की वैल्यू बताओ, और ये आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा क्योंकि क्लियरली मेंशन कर रहा है कि एन की वैल्यू 6 से तो ज्यादा नहीं होगी। सीधी सी बात है, आप आउटकम डिजिट जो निकालोगे तो वो मैक्सिमम में से 6 निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं होगी, तो आप हेड एंड ट्रायल से खेल सकते हो। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर जाएगी, एन की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा, 3, ठीक है। तो ये काम तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है, हमें एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिट में पी एंड क्यू अननोन वेरिएबल है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको लिमिट की कंटिन्यूटी कहाँ पे बतानी है, x इक्वल टू 0 पे ऐसा गिवन है। अच्छा, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो LHL फंक्शन की वैल्यू 0 पे और RHL ये तीनों इक्वल होने चाहिए। अब बताओ मुझे LHL की वैल्यू क्या आएगी। तो LHL की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस और ये 1 प्लस साइन x का मॉडुलस होल पावर p साइन x। f ऑफ 0 की वैल्यू q है और ये राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, x है यहाँ पे, ठीक है, 0 पॉजिटिव और e की पावर tan 3s और cot 5x, ये मैंने लिख दिया। अच्छा बताओ ये कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो उसका तो आंसर कैसे लिखते हैं, e की पावर में, e की पावर में लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इंटू gx लिखते हैं। तो ये आपका fx है और ये पूरा gx है, समझिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन x का मॉडुलस और p अपॉन साइन x
अब मॉडुलस अपने आप ही कट जाएगा यहाँ पे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्यू रहेगा और ये वाली वैल्यू आप आसानी से देख पा रहे होंगे और मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, ये 3/5 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? ये 3/5 कैसे आएगा? आपका कॉट नीचे जाएगा और 3x अपॉन कॉट 5x 3/5 होता है। चलिए ये e की पावर कितना हो गया, p इक्वल टू q इक्वल टू e की पावर 3/5। अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो p की वैल्यू तो मिल जाएगी आपको 3/5, राइट। अच्छा q की वैल्यू कितनी आएगी? तो मुझे q नहीं चाहिए, मुझे ln q चाहिए। तो ln q की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ln q कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। समझिए ln q की वैल्यू। अच्छा अब 10 ln q लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 2p कितना हो जाएगा, 2p की वैल्यू लिखेंगे तो ये 1.2, दोनों को ऐड करेंगे तो 7.2 बन जाएगा। कितना बनेगा, दोनों को ऐड करना है तो 7.2, तो इसका आंसर है 7.2, राइट। आई थिंक ये इजी वाला क्वेश्चन था, इतना दिक्कत आपको नहीं आया होगा। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको कर लेते हैं और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पहले समझाऊंगा और फिर इस क्वेश्चन को समझना। अगर आपको कभी x प्लस वाई की पावर n दे दिया जाए और उसमें आपको ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट टर्म, तो क्या करोगे आप समझो। जब भी ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी हो तो यहाँ पे एक m की वैल्यू निकाला करो, ठीक है। और m क्या होता है मैं बोल देता हूँ, m क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या होता है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर। या आप पहले m ही निकाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में करना। m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये होती है n+1। अच्छा इसके कॉन्सेप्ट पे जाना हो तो आप थोड़ा सा डेरिवेशन समझने की जरूरत है, उससे ये वैल्यू मिल जाती है। तो m की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, क्या लिखना है, ध्यान दो, ये फर्स्ट को x मानना है, सेकंड को y, तो n+1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बाई वाई। इससे मुझे क्या मिलेगा, x एंड y की वैल्यू पुट करने के बाद n की वैल्यू रखने पे मुझे m की वैल्यू मिलेगी। तो m की वैल्यू 2 आ सकती है, या तो इंटीजर आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, फ्रैक्शनल आ जाए। क्या समझ में आ रहा है, या तो आपकी इंटीजर आ जाए या कुछ डेसिमल में आ जाए, ठीक है। फ्रैक्शनल नहीं बोलेंगे, डेसिमल बोल देते हैं, ठीक है, डेसिमल में आ जाए। अगर ये डेसिमल आ जाए तो यहाँ से आपको r ढूंढना चाहिए, और r कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m लिखेंगे। r कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m। r अगर जनरल वैल्यू के अंदर r मिल जाता है तो मैं टर्म डिसाइड कर सकता हूँ, और अगर इंटीजर आ गया तो r यहाँ पे दो होंगे, एक तो m होगा और एक m+1 होगा। समझिए ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा ये कैसे लिखते हैं, इसका डेरिवेशन वही है कि अगर आपका कोई भी, मैं कह रहा हूँ आर टर्म ग्रेटेस्ट है, तो आर वी टर्म अगर ग्रेटेस्ट है तो वो इसके जस्ट आसपास की टर्म से ग्रेटर ही होगा। तो लेफ्ट में कौन सी टर्म होगी, TR-1, और इधर क्या होगा, TR+1। भाई आपका TR टर्म अगर ग्रेटेस्ट है तो वो अपने आसपास वालों से तो ज्यादा वैल्यू लेगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं कि TR और TR-1 का रेशियो लेंगे तो ये 0 से ज्यादा आएगा, और ये टर्म है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, इसलिए मॉडुलस ले लिया। और यहां से लिखेंगे तो TR/TR+1, ये भी क्या आएगा, बराबर भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये वाला रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, फाइनल रिजल्ट याद रखना है। अब मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ। चलिए तो बताओ यहाँ पे n कितना है, तो n की वैल्यू कितनी है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो n आपका 11 है, x की जगह कितना है 3 है, और y की जगह कितना है -5x है, ठीक है। तो m की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, m की वैल्यू लिखेंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं है। n+1 11+1 1 अपॉन मोड x 3 -5x, राइट। अच्छा ये हो गया 12, और x की जगह कितना रखना है, x की जगह 1/5 पुट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह तो मैं देख पाऊंगा x की जगह 1/5 पुट करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, 3/-1 -3 का मॉड पॉजिटिव लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 3 आ जाएगी।
अब M3 आ गया तो R बताओ कितना होगा, या तो 3 होगा और 4, दो हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक्सपेंशन में दो टर्म इक्वल आ जाती है, तो ग्रेटेस्ट टर्म दो भी हो सकती है। तो आपकी R की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 4। अगर R 3 है तो ये टर्म कौन सी होगी, T4, और R की वैल्यू 4 है तो टर्म कौन सी होगी, 5। हालांकि मैं टर्म के साथ साथ में क्या पूछा है, लेमडा की वैल्यू निकलवा रहे हैं, टर्म गिवन है। तो मैं यहाँ से अगर R की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 + 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 11C। बताओ 11C 3, 11C 3 की पावर 8 और -5x की पावर कितना हो गया, 3, राइट। अच्छा ये कितना है, 729 है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 11 10 9, इधर से 3 2, ओके। ये 3 की पावर 8 या 3 की पावर 7 और 3 की पावर 1 लिख लेता हूँ। अब कोई बताएगा ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, बताओ तो मुझे। x की वैल्यू 1/5 है, ठीक है। तो ये माइनस, और अपने यहाँ पे वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्म के अंदर हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इक्वल टू 729। अगर आपको किसी को ये चीज समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 15 और 11, तो ये 15 × 11 करेंगे। अच्छा ये 7 की पावर 9 कितना होता है, आप याद करो, 7 की पावर 9 लिखते हैं तो हम 3 की पावर 4 81 लिखते हैं। अब 81 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5 तो ये 3 की पावर 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना था, 8 था, ठीक है। तो ये 3 की पावर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 इज इक्वल टू, अच्छा इधर लेमडा है, इधर लेमडा है। अब मुझे क्या करना है, लेमडा को 150 से डिवाइड कर लेना है, तो इधर से 150 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा 10 टाइम, ठीक है। और ये कितना हो गया, 9, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 99/10, तो 9.9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। बेसिकली अगर आपको ये साइड वाला रिजल्ट याद है तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मेहनत अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के बीच में जरूर शेयर करना। थैंक यू।